लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से, क्या लिखा आपने? हरिकेली नाट्य की, अब सुन लो और समझ लो। हरिकेली नाट्य की पंक्तियां स्टूडेंट दो जगह लिखी हुई है। कितनी जगह? हाँ, हरिकेली नाट्य की पंक्तियां दो जगह उत्कीर्ण है। नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, एक तो अजमेर के संस्कृत पाठशाला पर उत्कीर्ण करवाई गई थी, और एक बाद में राजा राम मोहन राय स्मारक, जो कहाँ है? लंदन ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल शहर में, वहाँ पर उत्कीर्ण करवाई गई। ओके, लिख लो जल्दी से, लिखो। हरिकेली नाट्य की पंक्तियाँ, हरिकेली नाट्य की पंक्तियाँ, हरिकेली नाट्य की पंक्तियाँ दो जगह उत्कीर्ण है। हरिकेली नाट्य की पंक्तियां दो जगह उत्कीर्ण है। नंबर फर्स्ट लिखो, संस्कृत पाठशाला अजमेर, संस्कृत पाठशाला अजमेर दूसरा लिखो, राजा राम मोहन राय स्मारक, राजा राम मोहन राय स्मारक ब्रिस्टल, राजा राम मोहन राय स्मारक ब्रिस्टल लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, अब सुनो और समझो स्टूडेंट, पॉइंट बता देता हूँ स्टूडेंट। बिसल देव ने ही, कान खोल के सुन लीजिएगा, बिसल देव ने ही अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। किसका? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और ये जो संस्कृत पाठशाला है, कान खोल के सुन लेना, इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण जो करवाया, ये किसी की तर्ज पर करवाया था। कान खोल के सुन लेना, किसकी तर्ज पर कराया? सुनो और समझो। एक बार बिसल देव चौहान विग्रहराज चतुर्थ गए थे धार प्रदेश। कौन से प्रदेश? और ये धार प्रदेश जो था मालवा के अंदर था। वर्तमान की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में, वर्तमान में धार जिला है। उधर गए तो वहाँ पर वो जब गए थे तो उन्होंने वहाँ पर देखी थी एक संस्कृत पाठशाला जिसका नाम था सरस्वती कंठावरण संस्कृत पाठशाला। ओके, और उसी सरस्वती कंठावरण संस्कृत पाठशाला को जब धार नगरी में देखा तो बिसल देव ने कहा ऐसी की ऐसी पाठशाला हमारे साम्राज्य में भी होनी चाहिए। तो बिल्कुल वो आए और उन्होंने धार नगरी की संस्कृत पाठशाला की तर्ज पर अजमेर में बनवाई वही सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। बाद में पृथ्वीराज के समय मोहम्मद गोरी आएगा, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देगा और हिंदुस्तान का, भारत का कार्यभार सौंप कर जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में अटैक करेगा किस पर? अजमेर पर। और अजमेर में जितने कितने भी हिंदू मंदिर देवालय जो होंगे उन सबको ध्वस्त करवाएगा। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक उन्हीं के पत्थरों से, हिंदू मंदिरों और देवालयों और संस्कृत पाठशाला के पत्थरों से बनवाएगा क्या? बोलो, 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बनवाया? जो शुद्ध गलत है। मस्जिद बनवाई। कौन बोला मस्जिद बनवाई? बताओ। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। मर जाएगा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तो कह रहा है वो दिल्ली की तरफ बनाई है।
जूते बढ़ेंगे? कौन बताएगा? छतरी? छतरी बनाएगा ऐबक? खड़ा हो वापस। पढ़ा है पर आंखें फाड़कर नहीं पढ़ा। 16 खंभों की छतरी, वो हिंदू था जो छतरी बनाएगा? पूरा पाप काट देता है। मीनार बनवाई, मस्जिद बनवाई। ध्यान रखना, सुन लो स्टूडेंट, हमने क्या आज तक गलती पढ़ा है? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। अरे कोई झोपड़ा होपड़ा नहीं है। और फिर कहते हैं कि इसका नाम 2.5 दिन क्यों पड़ा? हाँ, कि इसका निर्माण 2.5 दिन में करवाया। क्यों? तुम पास में गिन रहे थे टाइम। सुनो क्यों कहा गया वो सुनो, वही तो समझना। हमने कभी वास्तविकता नहीं जानी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने एक व्यक्ति को कहा, जिसको तुम कहोगे डिजाइनर, अबू बकर। किसको? हाँ, अबू बकर को बोला था कि हमारे इस विजय और अजमेर के अधिकार के उपलक्ष्य में कुछ बनवाओ। तो उस अबू बकर के दिशा निर्देश में, उसी अबू बकर की देखरेख में 16 खंभों की मीनार बनाई गई, मस्जिद बनाई गई। बना दी, ठीक है। उसके बाद अभी की बात करूं तो बाद में एक विभाग की स्थापना हुई, भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग। कौन सा विभाग? अंग्रेजों के समय इसकी स्थापना हुई थी और इसका एमडी था, मानक निदेशक जो था, उसका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? तो जॉन मार्शल जो पुरातात्विक विभाग का मुखिया था, वो पुरातात्विक स्थल और ऐतिहासिक स्थल थे, वो घूमते घूमते देखते देखते वो आया कहाँ? अजमेर। कहाँ आया? तो उसने 16 खंभों की क्या देखी? मीनार, मस्जिद देखी। तो उसके साथ जो और भी इतिहासविद जो थे, उनको पूछा कि बताओ इस 16 खंभों की मीनार मस्जिद का इतिहास क्या है। तो जॉन मार्शल को बताया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू मंदिरों और देवालयों को ध्वस्त करवा के ये 16 खंभों की मीनार बनवाई। तो जॉन मार्शल ने 16 खंभों की बनी मीनार को देखकर उसने कहा कि मुझे तो इसकी बनावट को देखकर लगता है कि इसका निर्माण 2-2.5 दिन में हुआ होगा। कितने दिन में? 2.5 दिन में हुआ होगा। तब से हमने राड पकड़ ली, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। अरे कोई 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं है। अब तुम खुद बताओ, वास्तविक रूप से तो वो क्या है? 16 खंभों की मीनार है। समझ में आया कि नहीं आया? और उसका निर्माण जो सर्वप्रथम बताया जॉन मार्शल ने बताया, कितने दिनों में? बोलो, 2.5 दिनों में। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखें। अब नेक्स्ट सुनो और समझो अच्छे से। इसी 2.5 दिन के झोपड़े में पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स बरता है। क्या बरता है? इसलिए एक और मत जुड़ गया 16 खंभों की मीनार से 2.5 दिन के झोपड़े का। समझ में आया कि नहीं आया? बस लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिखो, लिखो। बिशल देव ने अजमेर में, बिशल देव ने अजमेर में अजमेर में सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। आगे लिखो स्टूडेंट। बाद में इस पाठशाला को
बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वस्त करवाकर, इस पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वस्त करवाकर 2.5 दिन का या 2.5 दिन का क्या बनवाया? झोंपड़ा बनवाया। लिख लिया? आगे लिखो, हेडिंग डालो, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, फास्टली लिखो। 2.5 दिन का झोपड़ा। फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो, वास्तविक रूप बराबर करके लिखो 16 खंभों की मीनार। कितने खंभों की? 16 खंभों की मीनार। सेकंड पॉइंट लिखो डिजाइनर। सेकंड पॉइंट लिखो डिजाइनर, और डिजाइनर था अबू बकर। कौन सा बकर? अबू बकर। अबू बकर। लिख लिया? नेक्स्ट आगे लिखो, जॉन मार्शल ने इसका निर्माण, जॉन मार्शल ने इसका निर्माण 2.5 दिन में बताया, यानी वही 2.5 दिन में बताया। अढ़ाई दिन में बताया। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, यहाँ पंजाब शाह पीर का, यहाँ पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स भरता है। पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स भरता है। लिख लिया? एक पॉइंट और लिखो, बिशल देव ने, अगले पॉइंट नया पॉइंट है, ये नया पॉइंट है। बिशल देव ने बिशलपुर नगर बसाया तथा किसका? बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया। बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया। लिख लिया? अब बताओ, दशरथ शर्मा ने इनके काल को कौन सा काल कहा? लिख लो, दशरथ शर्मा ने बिशल देव के काल को, दशरथ शर्मा ने बिशल देव के काल को चौहान राजवंश का निर्माण काल, स्वर्ण काल कहा। स्वर्ण काल कहा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? लिखो, बिशल देव के 2 पुत्र थे। बिशल देव के 2 पुत्र थे। नंबर फर्स्ट अपरंग राय, अपरंग राय। लिख लिया? सेकंड नागार्जुन। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? बस ये हो गए कौन से देव? बिशल देव। अब बोर्ड पर देखो अच्छे से, वो डायग्राम वापस समझो। अब बिशल देव की मृत्यु हो गई 63 में,
और 63 में मृत्यु के बाद राजा बना उसका बड़ा पुत्र अपरंग। बोलो कौन? तो पहले बोर्ड पर देखो, डायग्राम समझो। ये कौन सा देव? बिशल देव। और बिशल देव का भाई था जिसकी हत्या करके राजा बना बिशल देव, कौन था? जगदेव का पुत्र था, बताओ कौन? बोलो। कितवा? द्वितीय। बिशल देव के बाद राजा बना उसका पुत्र अपरंग। बोलो। हाँ जी, अपरंग राय ने शासन किया 1163 से लेकर 65 तक। ओके, 1163 से 65, कितने साल? इधर अपनी सेना संगठित कर ली किसने? तो पृथ्वीराज ने कहा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने आ रहा हूं अपरंग, तैयार हो जा। तो बताओ 1165 में आक्रमण किया किसने? कौन से मेर पर? और पराजित किया कौन से राय को? और अधिकार कर लिया किस पर? कौन से राज ने? पृथ्वीराज द्वितीय ने। इन्होंने शासन किया दबाकर 4 साल, 65 से 69, 65 से, बोलो। और इनको एक ही बात पर याद करना है। बॉलीवुड की एक मूवी है, जिसने देखी है हाथ खड़ा करना, वेलकम या वेलकम बैक। दोनों में से कोई भी एक मूवी जिसने देखी है वो पूरा हाथ खड़ा करो, पूरा हाथ खड़ा। जिन्होंने देखी बिल्कुल अच्छे से हाथ खड़ा करो, क्योंकि उन्हें सीधी बात याद होगी, पूरा पृथ्वीराज पूरा याद होगा। सुनो स्टूडेंट, इस वेलकम मूवी के अंदर एक होता है नाना पाटेकर, होता है, क्या नाम होता है? हाँ, उदय। इन कमीनों को ये तक पता है। और एक होता है अनिल कपूर, मजनू, होता है ना? तो बताओ उदय भाई बड़ा गजब का डायलॉग मारता है, भगवान का दिया हुआ धन है, दौलत है, शौहरत, बोलते हैं। अब सुनो, उसी डायलॉग पर याद करना है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय को। पृथ्वीराज चौहान भी कहा करते थे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है, शौहरत है, खूब सारी रानियां है, पर भगवान ने संतान नहीं दी है। क्या नहीं दी? तो निसंतान मृत्यु हो गई 1169 में। किसकी? बोलो। तो बताओ अजमेर का साम्राज्य खाली का। अब स्टूडेंट, जिस समय पृथ्वीराज की मृत्यु हुई, तो मुझे बताओ अब उसकी तो निसंतान मृत्यु हुई। अजमेर का राजा बनने के लिए दावेदार कितने थे? ऑप्शंस कितने थे? कौन बताएगा? जिसने अच्छे से इतिहास देखा वो सीधा बता देगा। जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। ऑप्शंस कितने थे मैं ये पूछ रहा हूं, संख्या बतानी है तुम्हें कि इतने ऑप्शंस थे सर, और ये राजा बन सकते थे। ऑप्शंस बताने हैं तुम्हें। जब पृथ्वीराज की निसंतान मृत्यु हो गई तो अजमेर के सिंहासन के लिए कितने ऑप्शंस थे? हाँ, सबसे लास्ट उर्वशी खड़ी हो, बता दो। कौन से? बहुत बढ़िया। नागार्जुन और गुजरात में कौन सा? अरे बोलो। इस बात को कान खोल के सुन लेना। अब सुनो, नागार्जुन उम्र में क्या था? क्या था? तब चौहानों के जितना की तभी मंत्रिमंडल था, उन्होंने कहा नागार्जुन उम्र में छोटा है, ये राजा बन नहीं सकते, और चौहानों की वापस विकट स्थिति नहीं बने, इसलिए बुलाते हैं गुजरात से अर्णोराज चौहान के पुत्र सोमेश्वर चौहान को। किसको? अरे बोलो, बोलो।
अब बताओ सोमेश्वर चौहान का पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो देखो बोर्ड पर, यह है कौन सा थान? हाँ, राजस्थान। यहां पर है कौन सी रात? गुजरात में है कौन से वर? अब सोमेश्वर चौहान के पास संदेश गया कौन से मेर से? का आपको अजमेर में चौहान वंश का क्या बनाया जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द पधारे। कहाँ? तो बताओ, गुजरात से रवाना हुआ कौन? सोमेश्वर चौहान अपने पूरे कुटुंब, कुटुंब का मतलब अपना खुद का परिवार, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सोमेश्वर का पूरा जीवन कहाँ बीता? और ध्यान रखना, इसी गुजरात के अहिल पाटन, कौन से पाटन? अहिल पाटन में इनकी रानी कौन सी दे? 1167 में जन्म दिया अधिपति पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। तो पृथ्वीराज का जन्म भी कौन सी रात में हुआ? कौन से पाटन में? समझ में आया कि नहीं आया? जिसको तुम वर्तमान में अहिलवाड़ा बोलते हो, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को ध्यान रखें। तो सुनो, जब सोमेश्वर चौहान के पास संदेश आया तो सोमेश्वर चौहान गुजरात से कौन से मेर की तरफ आ रहे थे? तो आप खुद बताओ, गुजरात से हम राजस्थान की तरफ आते हैं तब बीच में माउंट आबू आता है ना? तो सुनो, यहाँ पर कौन सा आबू? और माउंट आबू के राजा थे, बताओ कौन? बोलो रे, बोलो। जैत्र सिंह बेस्ट फ्रेंड थे किसके? बेस्ट फ्रेंड थे, तगड़े वाले जिगरे दोस्त थे, तगड़े वाले दोस्त थे। तो अब सोमेश्वर चौहान अजमेर की तरफ आ रहे थे तो बिल्कुल सोमेश्वर चौहान ने सोचा कि यार मैं मेरे मित्र को क्या दूं? बोलो, सरप्राइज दूं। क्या दूं? हाँ, सरप्राइज दो। कहूंगा नहीं कि मैं आ रहा हूं तेरे से मिलने के लिए। तुम भी कान खोल के सुन लो। छोड़ो, रूम लेकर कौन कौन रह रहा है? हाँ, तो कान खोल के सुन लेना। अपने मित्र को रूम मत बताना, ध्यान रखना, वो तुम्हें कभी भी सरप्राइज दे सकता है। ध्यान रखे इस बात को। और रूम बताओ ही मत, अपने मित्र को तो रूम बताओ ही मत, रीजन बताओ, क्योंकि मित्र जो होते हैं वर्तमान के ये दुष्टी होते हैं। क्या होते हैं? वो मित्र आपके रूम पर कब आएगा? कान खोल के सुन लो, जब तुम बढ़िया अच्छे से खाना बनाओगे, खाना बनाकर बैठोगे, तब बाहर डोरबेल बजेगी, टडिंग टडिंग। वो तुम्हारा अंतिम क्षणों तक साथ निभाएगा। किसमें? और जब उसे पता चलेगा कि लास्ट में टिफिन में कितनी रोटी बची है, वो उठ जाएगा कि फुल। क्योंकि छोरों में रूल्स होता है, जो सबसे लास्ट में उठेगा वो पूरे ठीकरे धोएगा, थाली नहीं। अच्छा, थाली वो धोएगा तो पिछले वाले धोने के लिए कोई और आएगा क्या? पूरे ठीकरे धोएगा। समझ में आया ना? तो छोरो, ध्यान रखना, अपने मित्र को रूम बताओ ही मत। इस बात को ध्यान रखे, सावधान रहे, सतर्क रहे। और आपका मित्र अगर हाँ खाना खाना चाहता है तो उसको कहो नो डाउट तू आ, दोनों मिलकर बनाएंगे और साथ में खाएंगे। तब वो कह देगा ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। तो ऐसे ही सुनो, सोमेश्वर चौहान जब अजमेर की तरफ आ रहे थे तो बिल्कुल बीच में आबू आया। तो आबू आया तो बिल्कुल गए मिलने के लिए, किससे? जैतर सिंह से गए। तो जैतर सिंह जी ने एकदम सोमेश्वर को देखा तो आए, स्वागत किया, गले अले मिले और कहा सोमेश्वर चौहान को, कहा क्या बात है मित्र, आज सूरज किधर से निकल आया, बिना सूचना दिए आप हमसे मिलने आए हो। हमने तुम्हें कितनी बार बुलाया, एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए। तो सोमेश्वर चौहान ने कहा सरप्राइज। कहा रहने दे तू सरप्राइज, झूठ बोल रहा है। तो कहा नहीं वास्तव में। तो कहा सच बता क्या बात है। तब सोमेश्वर चौहान ने कहा कि मित्र
मेरा 3rd ग्रेड में फाइनल सिलेक्शन हो गया, पोस्टिंग मुझे अजमेर मिली है। तब जयत्र सिंह ने कहा एग्ज़ाम तो हमने भी दिया था पर रीट भी क्लियर नहीं हुआ। समझ में आया ना इसका मतलब? समझे आप? मतलब सोमेश्वर चौहान ने कहा मित्र, चौहान मंत्रिमंडल ने अजमेर राजधानी में निर्णय लिया और विकट स्थिति है अभी, और निर्णय में हमें अजमेर का अधिपति चुना गया है, तो हम जा रहे हैं कहाँ? अजमेर। तो सोचा अपने मित्र से मिलकर जाए। तब जयत्र सिंह ने कहा कि मेरा मित्र अजमेर जैसे साम्राज्य का राजा बना है, बड़ा राजा बन गया है, अब हम छोटे मित्रों को याद नहीं करेगा। तब सोमेश्वर चौहान ने क्या अच्छी बात कही, कहा मित्र, दोस्ताने में कभी भी छोटा और बड़ा नहीं देखा जाता। मैं जैसा कल था वैसा आज हूँ और कल भी रहूँगा। तुझे कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, मेरी सहायता की ज़रूरत पड़े तो तू किसी भी समय मुझे याद कर लेना, मैं तेरे लिए तैयार रहूँगा। तुम कान खोल के सुन लेना, तुम्हारा मित्र भी तुम्हें कहेगा कि मित्र तुझे जब भी ज़रूरत पड़े, रात को 2 बजे ज़रूरत पड़े, तू मुझे फ़ोन कर देना, मैं उठा लूँ तो देख लेना। ये बिल्कुल फैक्ट है। आज के मित्र मित्र नहीं है। बॉलीवुड का गाना खुद कह रहा है, हर एक फ्रेंड। इस बात को ध्यान रखना। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। जैसे सपोज करो रूम लेकर रहने वाले दोस्त जो है, एक दिन प्रैक्टिकल करो और 8-9 बजे फ़ोन करके अपने मित्र को कहो कि यार भाई मित्र, रोटी मैंने बना दी, सब्जी आधी उबली पड़ी है, गैस की टंकी खाली हो गई, प्लीज़ भाई तेरी वाली टंकी दे दे। वो खुद कहेगा हमारे बाप की सौगन, आज सुबह ही मार खाली हुई है, वरना मैं 100% धन दे देता हूं। ऐसे होता है मित्र। कान खोल के सुन लेना, इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। दोनों में मतलब अच्छे वादे हुए, सोमेश्वर आ गए। जल्दी से बताओ कहाँ? अजमेर। और अजमेर में सोमेश्वर चौहान का हुआ राज्य अभिषेक। बताओ कब हुआ? 69 में। और राज्य अभिषेक के समय इन्होंने उपाधि ग्रहण की प्रताप लंकेश्वर की। बताओ किसकी? बोलो। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की कौन से वर्ण ने? सोमेश्वर ने। अब सुनो, गुजरात में स्थितियां और पलट गई। गुजरात में राजा बना मूलराजदित्य। बताओ कौन बना? कौन बना? मूलराजदित्य तो छोटे थे पर इनका सेना नायक था भीमदेव द्वितीय। कौन था? इस भीमदेव द्वितीय को कहा गया कि जाओ और साम्राज्य विस्तार करो। क्या करो? तो बताओ, भीमदेव अपनाएगा साम्राज्य विस्तार नीति, और भीमदेव की नजरों में था, बताओ क्या? अरे बोलो रे। तो भीमदेव आक्रमण की फिराक में थे किसके ऊपर? बोलो। तो खतरा किसके ऊपर मंडरा रहा है? बोलो। अब जयत्र सिंह को विकट समय में याद आई अपने मित्र। बोलो। तो जयत्र सिंह ने संदेश भेजा कौन से मेर? अजमेर सोमेश्वर को। और सोमेश्वर को पता चला तो सोमेश्वर विशाल सेना लेकर आया। किसकी सहायता है? तो बोलो। और लड़े किससे? अब दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हो रहा था, भयंकर युद्ध। इस युद्ध के दौरान भीमदेव की नजर पड़ गई किस पर? सोमेश्वर पर। भीमदेव अपना घोड़ा लेकर गया और तलवार से वार किया सोमेश्वर पर। सोमेश्वर वहीं धराशायी होकर गिर गए। जब सोमेश्वर युद्ध में लड़ते हुए गिरे तब ये दृश्य देखा सोमेश्वर के एक सेना नायक ने। उस सेना नायक को इतना भयंकर गुस्सा आया
कि वो सैनिकों को मारते हुए बढ़ा किसको मारने के लिए, और जब भीमदेव को मारने के लिए वो बढ़ा तो नजर पड़ गई भीमदेव के 7 चाचाओं की। कितने चाचाओं की? भीमदेव के 7 चाचा भी लड़ रहे थे वहां युद्ध में। तो भीमदेव के 7 चाचाओं की नजर पड़ी कि भीमदेव को मारने के लिए एक योद्धा आ रहा है। तो वो 7 चाचा अपने सैनिकों को लेकर रोकने के लिए आए उस योद्धा को। उस योद्धा ने भीमदेव के 7 चाचाओं को मौत के घाट उतारा, उनके सैनिकों को मौत के घाट उतारा। पर तब तक भाग गया कौन? भीमदेव। फिर वो योद्धा गया, आगे देखा तो सोमेश्वर चौहान इस दुनिया में नहीं रहे थे। सोमेश्वर चौहान को अजमेर लाया गया। सोमेश्वर चौहान का जब अंतिम संस्कार हो रहा था 1177 के दौरान, उस समय इनकी रानी थी कपूरी देवी। कौन थी ना? तो कपूरी देवी को पृथ्वीराज के साथ क्षत्रिय धर्म के तहत सती होना था। पर कपूरी देवी को पता था कि अगर मैं सती हुई तो इतने बड़े चौहान साम्राज्य पर दुश्मनों का अधिकार हो जाएगा। कपूरी देवी ने निर्णय बदला, सती नहीं हुई और बन गई माहेश्वती साम्राज्य की रानी शिवगामिनी की तरह। देखी मूवी? बिल्कुल सही है स्टूडेंट। इतिहास को पढ़ो तो एकदम अच्छे से पढ़ो, क्योंकि विकट समय के अंदर रानियों ने भी अपनी राजनीतिज्ञ और राजा के गुण बताए। जैसे उस मूवी में हम देखें तो शिवगामिनी के गुण देखो बाहुबली में, सही है कि नहीं है? तो स्टूडेंट, इस विकट स्थिति में कपूरी देवी का भी निर्णय देखो। कपूरी देवी ने अपने 11 वर्षीय पुत्र पृथ्वीराज चौहान को अजमेर के साम्राज्य की जनता के सामने, उसी शिवगामिनी की तरह बताता हूं, जाकर कहा, कपूरी देवी ने कहा, सोमेश्वर चौहान इस दुनिया में नहीं रहे, अब तुम्हारे अधिपति होंगे पृथ्वीराज चौहान। समझ में आया कि नहीं आया? और 11 वर्षीय पुत्र का राज्य अभिषेक करवाया। अब कपूरी देवी को पता था पुत्र छोटा है और साम्राज्य काफी बड़ा है और इस साम्राज्य पर दुश्मन की नजर होगी। जब दुश्मन की नजर होगी तो क्या करे, तो क्या करे? तब याद रखिएगा स्टूडेंट अच्छे से। तो कहा एक काम करो, कटप्पा जैसे योद्धा, कटप्पा सेनानायक था, तो कहा कटप्पा जैसा योद्धा सेनानायक बनाओ हमारी सेना का, जो आसपास के दुश्मन सेना से युद्ध लड़ेगा। सेनानायक बनाया गया भुवन मल को। कौन से मल को? अरे बोलो मरो। भुवन मल को। समझ में आया कि नहीं आया? और कपूरी देवी ने कहा साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य संभालने के लिए बनाया जाए एक प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का पद देते हैं हम कदम्बवास को। किसको? कान खोल के सुन लेना, हजारों एग्जामों में इन दोनों के नाम पूछे हुए कि पृथ्वीराज चौहान के सेनानायक कौन थे और प्रधान कौन थे। तो सेनानायक तो थे भुवनमल और प्रधानमंत्री थे कौन? अब सुनो, जब सोमेश्वर चौहान को अजमेर के लिए राजा बनाया गया तो नागार्जुन उम्र में उस टाइम क्या था? अब नागार्जुन हो गया था बड़ा, और नागार्जुन को पता चला कि मेरा चचेरा भाई पृथ्वीराज 11 वर्ष का है। कितने वर्ष का? मैं आ रहा हूं आक्रमण करने के लिए। कौन से मेर? बोलो बोलो। अजमेर पर वापस खतरा। तब कपूरी देवी ने कहा अपने कटप्पा जैसे योद्धा कौन से मल को, कहा भुवनमल जाओ और हिसार के अंदर, वर्तमान का हिसार है ना हरियाणा क्षेत्र का, जाओ हरिनातक प्रदेश की तरफ। पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन अपनी सेना संगठित कर रहे हैं, जाओ
और उनकी सेना के रक्त से अपनी तलवार को रंजित कर दो। बताओ सेना लेकर गया कौन? बोलो कौन? गुड़गांव नाम सुना ना? उसी गुड़गांव में नागार्जुन और भुवनमल के मध्य धुआंधार और खतरनाक क्या हुआ? और इस युद्ध में विजय हुआ भुवनमल। इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध के बाद नागार्जुन की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। जानकारी नहीं मिलती इसका मतलब मारा गया। भाई बचता तो वापस अजमेर लेने के लिए आता या इसका आगे जिक्र होता। नाम ही नहीं मिलता, कुछ जानकारी नहीं मिलती, तो इतिहासकारों ने कहा इसका मतलब वो गुड़गांव के युद्ध में मारा गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना तो अच्छे से पढ़ा करो स्टूडेंट और अच्छे से समझा करो। एग्जामिनर सवाल सीधे कभी भी नहीं पूछता है। अभी पेपर हुआ था EORO का। किसका? और EORO के पेपर में सवाल पूछा कि पृथ्वीराज चौहान का राज्य अभिषेक कितने वर्ष की उम्र में हुआ? छोरों ने तराइन का युद्ध, दूसरा युद्ध, सब कुछ रट्टा मार लिया और सवाल ऐसा पूछा ही नहीं। सवाल तो पूछा कितने वर्ष की उम्र में राज्य अभिषेक हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1166 में जन्म हुआ, 1177 में राज्य अभिषेक हुआ, तो बताओ कितने वर्ष की उम्र? पास। अब की बार पूछेगा पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहाँ हुआ? ए ऑप्शंस में देगा अजमेर। 99% ठोक कर आएंगे अजमेर। तुम क्या ठोक कर आओगे? अहिल पाटन, जो कौन सी रात में है? बहुत बढ़िया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? अब फटाक फटाक से लिखो जल्दी से। आप में से किसी ने पूछा नहीं कि सर वो योद्धा कौन था जिसने भीमदेव के 7 चाचाओं को मौत के घाट उतारा? किसी के माइंड में भुवनमल आ रहा है तो ऑप्शंस में ही नहीं है। किसी के माइंड में कदमवास आ रहा है तो ऑप्शंस में ही नहीं है। कोई बोल रहा है सोमेश्वर, अरे सोमेश्वर तो खुद चले गए थे। बताएगा कोई? बताएगा कोई? सुनो, आप में से अभी मूवी आई थी पृथ्वीराज चौहान, किस किस ने देखी? हाथ खड़े करो। अरे बताओ किस किस ने देखी? हाँ, ऐसी मूवियाँ तुम क्यों देखोगे? मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हमें जिस मूवी से कुछ सीखने को मिलता हम वो मूवियाँ देखते ही नहीं है। हम देखेंगे हैप्पी भाग जाएगी, एनिमल, समझ में आया ना? ऐसी ऐसी मूवियाँ देखेंगे जिनसे कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। हाँ, एनिमल मूवी से सिर्फ इतना सा सीखने को मिलता है कि अपने पिता के लिए कुछ भी कर जाओ। समझ में आया ना? बस उस मूवी में सिर्फ यही मिलता है, पर वरना वो मूवी कोई काम की नहीं है, बकवास। समझ में आया ना? सिर्फ एंटरटेन के तहत। वरना मूवी देखनी है तो आप 12th फेल मूवी देखो। समझ में आया ना? आप पृथ्वीराज चौहान मूवी देखो, आप बाजीराव मस्तानी मूवी देखो। हालांकि बाजीराव मस्तानी में भी पाप काट रखा है, क्योंकि जिस बाजीराव के नाम से, जो मराठा पेशवा था, उसके नाम से सभी कांपते थे। संजय लीला भंसाली ने उस मूवी में सिर्फ उसे एक मस्तानी का आशिक बताया है। इस बात को ध्यान रखना। तो आप तानाजी की मूवी देखो, ऐसी मूवीज देखा करो जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर तुमने ये पृथ्वीराज चौहान जो मूवी आई अक्षय कुमार की, अगर ये देखी होती तो आज तुम पूछते ही नहीं कि वो योद्धा कौन था। जब पृथ्वीराज चौहान मूवी का मैंने ट्रेलर देखा सिर्फ, और मुझे पता चला कि उस योद्धा का किरदार निभा रहा है इस मूवी में आंखों पर पट्टी बांधा हुआ संजय दत्त, तो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मूवी चाहे कैसी भी जाओ, पर उस योद्धा का किरदार एकदम सही व्यक्ति को दिया है। क्या जचरे थे उसमें संजय दत्त।
और उस योद्धा का नाम था कान्हा। क्या नाम था? कान्हा। क्या नाम था? और उसी कान्हा को पृथ्वीराज प्यार से काका कहते थे। क्या कहते थे? इस बात को ध्यान रखना। तो कान्हा का किरदार निभाया इस मूवी में किसने? संजय दत्त। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्टूडेंट आप अच्छे से पढ़ा करो, ये चीजें देखते हो ना तब बहुत अच्छा लगता है। लिखो जल्दी से, आवाज नहीं, लिखो जल्दी से। क्या लिखा आपने? हाँ, हेडिंग डालो सीधा, अपरंग राय। अपरंग राय, अपरंग राय लिख लिया? अपरंग राय का शासनकाल लिखो। पिछले वाले का खत्म कब हुआ? 63। लिखो 1163 से 65। 1163 से 65 लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो। अपरंग राय के बाद आगे लिखो। एक पॉइंट लिख लो, अपरंग राय को पराजित किसने किया? पृथ्वीराज द्वितीय ने। तो लिखो 1165 ईस्वी में। 1165 ईस्वी में पृथ्वीराज द्वितीय ने 1165 ईस्वी में पृथ्वीराज द्वितीय ने पृथ्वीराज द्वितीय ने किसको? बोलो, बिल्कुल लिखो। अपरंग राय को पराजित कर अजमेर पर अधिकार किया। अजमेर पर अधिकार किया। लिख लिया? हेडिंग डाल दो आगे, पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय। और पृथ्वीराज द्वितीय का शासनकाल लिखो 65 से 69, 65 से 69 लिख लिया? सीधा पॉइंट लिखो। निसंतान मृत्यु। निसंतान मृत्यु। निसंतान मृत्यु लिख लिया? लिखो जल्दी से आगे। निसंतान मृत्यु के आगे लिख, हेडिंग डाल दो, सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। और सोमेश्वर चौहान के आगे लिखो स्टूडेंट, पहले लिखो जीवन परिचय। जीवन परिचय सुन लो पहले अच्छे से। जीवन परिचय क्यों लिखा रहा हूं सुन लेना और समझ लेना। अभी तो तुम्हें याद है कि सोमेश्वर चौहान अर्णोराज का पुत्र था। 4 महीने 6 महीने बाद जब घर पे रिपीट करोगे और जीवन परिचय मैंने नहीं लिखा है तो तुम कहोगे ये पृथ्वीराज द्वितीय के पुत्र थे, क्योंकि महान विद्वान तो हो ही हो। इसलिए लिखो जीवन परिचय सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान का फर्स्ट पॉइंट लिखो जीवन परिचय और लिखो पिता कौन थे? अर्णोराज चौहान। माता माता कौन? कंचन दे। माता कंचन दे। आगे लिखो पालन पोषण कौन सी रात? अहिल पाटन गुजरात। पूरा लिखो अहिल पाटन गुजरात।
आगे कोष्टक में लिखो किसने किया, बोलो, बिल्कुल लिखो, मामा कुमारपाल। हाँ, मामा कुमारपाल लिख लिया, अरे लिख लिया ना। अब बताओ सोमेश्वर चौहान ने राज्याभिषेक के समय किसकी उपाधि ग्रहण की, तो लिखो अब सीधा पॉइंट, सोमेश्वर चौहान ने राज्याभिषेक के समय राज्याभिषेक के समय राज्याभिषेक के समय प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की, लिख लो जल्दी से। अब बताओ ये किसकी सहायता करने तू जाएंगे और किससे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होंगे, तो लिखो सोमेश्वर चौहान आबू के, सोमेश्वर चौहान आबू के जैत्र सिंह की सहायता हेतु, सोमेश्वर चौहान आबू के जैत्र सिंह की सहायता हेतु सेना लेकर गए तथा गुजरात के भीमदेव द्वितीय से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गुजरात के भीमदेव द्वितीय से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। आगे लिखो स्टूडेंट, हेडिंग डाल दो। अब आगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय किसका, पिछले वाले का खत्म कब हुआ, अब पृथ्वीराज 11 साल के थे, राज्य अभिषेक हुआ तब तू बता इनका शासनकाल कब से कब होगा, तो 69 से 77, बस। सोमेश्वर चौहान का शासनकाल 1169 से 77। ओके, हेडिंग डालो, अजमेर के अधिपति परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर चक्रवर्ती दिल्ली की और चौहानों की आन बान और शान पृथ्वीराज चौहान। आपको इतना ही लिखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऐसे नहीं कि पूरा लिखो। शासनकाल लिखो इनका 1177 से 92, 92 लिख लिया। लिखो जीवन परिचय, फास्टली लिखते रहो। जीवन परिचय, फर्स्ट पॉइंट, पिता बताओ कौन थे, सोमेश्वर चौहान। माता कपूरी देवी। माता कपूरी देवी। सेकंड पॉइंट, जन्म। जन्म 1166, 1166 लिख लिया, लिख लिया ना। ओके, आगे ही लिखो 1166 के आगे ही अहिल पाटन
गुजरात। अहिल पाटन गुजरात। राज्याभिषेक कब हुआ? 1177। कितने वर्ष की उम्र में? देख लो, 67 से 77 काउंट कर लो, कितने वर्ष हो रहे हैं? 11 वर्ष। लिख लो 11 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट, सेनानायक। 1 मिनट, सेनानायक बाद में लिखना, पहले लिखो संरक्षिका। इनकी संरक्षिका कौन बनी? खुद माता कपूरी देवी, तो लिखो कपूरी देवी। अब लिखो सेनानायक। कौन सा मल? भुवनमल। भुवनमल लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री कौन था? कदम्बवास। कदम्बवास ऑब्लिक करके केमाश। केमाश। केमाश ऑब्लिक करके कौन सी लाश? कैलाश। कैलाश। कितने नाम हो गए? 3। आदमी कितना है? हाँ, ध्यान रखें इस बात को। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, लिखो घोड़ा। क्या नाम था? घोड़ा। घोड़ा बेटे कह रहे घोड़ा कि क्या नाम था? कि घोड़ा। चेतक। ये लो, चलो हमने तो घोड़ा एक ही पढ़ा, ठोको ना चेतक। नाट्यरंभा। आवाज नहीं। नाट्यरंभा लिख लिया। हेडिंग डालो युद्ध अभियान। ये सामान्य जानकारी हो गई किसकी? पृथ्वीराज। यहीं पर रुको 1 मिनट, 2 पॉइंट और लिख लो। 1 पॉइंट लिखो उपाधियां। उपाधियां, और उपाधियों में लिखो दल पुंगल। दल पुंगल। दल पुंगल। और दूसरी लिखो राई पिथोरा। दल पुंगल, राई पिथोरा। लिख लिया। अब हेडिंग डालो युद्ध अभियान। युद्ध अभियान। युद्ध अभियान हेडिंग डाल दिया। अब बताओ, अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया कौन से युद्ध में? गुड़गांव के युद्ध में। तो लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो इस युद्ध अभियान में। फर्स्ट पॉइंट वापस लिखो, चचेरे भाई नागार्जुन का दमन। चचेरे भाई नागार्जुन का दमन। लिख लिया? लिखो सीधा गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव के युद्ध में लिखो स्टूडेंट सन 1178। 1178 78। एक तरफ लिखो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस पृथ्वीराज चौहान वर्सेस नागार्जुन। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस नागार्जुन। नागार्जुन लिख लिया? पृथ्वीराज चौहान से एरो निकाल कर लिखो।
इनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? तो बिल्कुल लिखो सेनानायक भुवनमल। सेनानायक भुवनमल लिख लिया। परिणाम में लिखो किसकी विजय? अरे बोलो, पृथ्वीराज की विजय। पृथ्वीराज की विजय। ये एक हुआ समस्या का समाधान। नंबर सेकंड हेडिंग डालो, भंडानकों का दमन। भंडानकों का दमन। किनका दमन? भंडानकों का दमन। सन लिखो आगे 1182। इनका दमन प्रारंभ जो किया था स्टूडेंट 78 में प्रारंभ किया था। पूर्णतः दमन कब होगा? 82 में। तो सुनो और समझो क्या हुआ था। स्टूडेंट हरिनाटक प्रदेश बोला ना मैंने, जो कहाँ है, मतलब वर्तमान में हरियाणा है, और इसका प्राचीन नाम था हरिनाटक प्रदेश। इस हरिनाटक प्रदेश में भंडानक नाम की विशेष जाति के सैनिक थे, और वो क्या करते थे? चौहानों के साम्राज्य में आते, लूटपाट करते और चौहानों के क्षेत्र पर अधिकार करते। कब से? अर्णोराज के बाद से। अर्णोराज के बाद जितने कितने भी राजा हुए, उन्होंने भंडानकों का दमन करने का प्रयास किया, पर पूर्णतः दमन कोई भी नहीं कर पाया। अब राजा थे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान ने इन भंडानकों का 1182 में पूर्णतः क्या कर दिया? क्या कर दिया? एक शब्द आया है पूर्णतः। पूर्णतः का मतलब समझे। इसके बाद कभी भी भंडानकों की समस्या उजागर नहीं हुई। समझ में आया कि नहीं आया? और यही तुम्हारे CET जो पिछला वाला पेपर हुआ था, उस पेपर में पूछा गया। जब मैंने ये सवाल देखा तो मैंने कहा कैसे है कमीण लोग पेपर बनाने वाले। ये सवाल टॉप लेवल का है और कमीने पूछ रहे हैं CET में, और RS के पेपर में पूछते हैं हल्के हल्के सवाल। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अच्छे से पढ़ो, क्या पता कोई भी पेपर में पूछ ले। तभी तो कहते हैं ना, एग्जामिनर का कोई भरोसा, वो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो लिखो इसी के अंदर भंडानकों का दमन में लिखो, इसमें ही लिखो पॉइंट, लिखो भंडानक हिसार। भंडानक हिसार कोष्टक में लिखो हरियाणा। भंडानक हिसार कोष्टक में लिखो हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में रहने वाले विशेष जाति के सैनिक थे। विशेष जाति के सैनिक थे। विशेष जाति के सैनिक थे जो चौहान साम्राज्य में, जो चौहान साम्राज्य में लूटपाट का काम करते थे। लिख लिया। पृथ्वीराज ने इन भंडानकों का, पृथ्वीराज ने इन भंडानकों का 1182 में 1182 में पूर्णतः दमन किया। में पूर्णतः दमन किया। लिख लिया। नंबर 3 हेडिंग डालो स्टूडेंट,
परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल का दमन, परमर्दी देव चंदेल, राजा का नाम है परमर्दी देव चंदेल। क्या नाम है? परमर्दी देव चंदेल। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब सुनो, परमर्दी देव चंदेल थे कौन, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा। वर्तमान की बात करूं तो मैं बुंदेलखंड यूपी, समझ में आया? और बुंदेलखंड की राजधानी थी महोबा। कहाँ? और महोबा पर अधिकार था चंदेल वंश का। किसका? और चंदेल वंश का राजा था कौन? बोलो। और इधर अजमेर के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। समझ में आया ना? तो स्टूडेंट, दोनों के मध्य साम्राज्य विस्तार को लेकर संघर्ष हो रहा था। किसको लेकर? और उसी दरमियान पृथ्वीराज चौहान, जो प्यार से अब काका कहते थे, किसको? कान्हा को। कान्हा को कोई युद्ध अभियान पर भेजा था सेना देकर। कान्हा वो अभियान सफल करके वापस आ रहा था, तो वापस आते समय रास्ता भटक गए थे और गलती से वो चले गए चंदेलों के साम्राज्य में। और जब रास्ता भटक गए, सैनिक काफ़ी घायल थे, तो वहाँ पर अपनी सेना का पड़ाव डाले बैठे थे। तो चंदेलों का कोई आसपास सेना नायक था, उसे पता चला कि हमारे क्षेत्र में कोई दूसरी सेना पड़ाव डाले बैठी है। तो वो सेना नायक आया और सैनिकों को कहा, चौहान सैनिकों को कौन हो, कहाँ से आए और यहाँ क्या कर रहे हो? तो सैनिकों ने बात बताई कि बात ये है कि हम पृथ्वीराज की सेना है, युद्ध लड़के आए हैं, घायल हो रखे, तो सोचा, और रास्ता भी भटक गए हैं और हमारे सैनिक काफ़ी घायल है, आपके क्षेत्र में आ गए हैं, तो हम 2 दिन 5 दिन 7 दिन यहाँ पर रुकेंगे। हमारी सेना को ज्यों ही थोड़ा सैनिकों को रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा सही हो जाएंगे, इलाज हो जाएगा इनका, तो हम इधर से चलते बनेंगे, चले ही जाएंगे अपने साम्राज्य को। तब उस सेना नायक ने कहा तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी जाती है। कितने दिन की? अपने घायल सैनिक हो चाहे कोई भी हो, सेना का पड़ाव उठाना और चलते बनना, वरना तीसरे दिन युद्ध के लिए तैयार हो जाना। अब स्टूडेंट, वहां जहां सेना पड़ाव डाले बैठी थी, वहां पर शिविर में आराम कर रहे थे कौन? कान्हा। कौन? अब कान्हा के पास आवाज जा रही थी उस सेना नायक की, पर वो सो रहे थे। कान्हा ने सभी बातें सुन ली। कान्हा ने सैनिकों को बुलाया, कहा इधर मरो। कहा कौन था बाहर जो जोर जोर से चिल्ला रहा था? तब कहा कान्हा ने, कान्हा को कहा सैनिकों ने, कहा नहीं नहीं कोई नहीं था। कहा हमने आवाज सुनी है, बताओ कौन था? तो बताया, कहा कोई चंदेलों का सेनानायक आया था, उसने हमें यहाँ से पड़ाव उठाने की बात कही है। कान्हा ने कहा पड़ाव नहीं उठाएंगे। तो कहा उसने युद्ध की धमकी दी है। तो कहा देने दो, आने दो, युद्ध लड़ेंगे हम। तो स्टूडेंट, सैनिकों ने कहा हम घायल है। कहा कोई बात नहीं, मरोगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, पर युद्ध तो लड़ेंगे। तो सैनिकों ने कहा कान्हा, हमने अधिपति से अनुमति नहीं ले रखी है, बिना अनुमति के युद्ध कैसे लड़ेंगे? तो कहा वो हम जाने और अधिपति जाने, तुम्हें युद्ध लड़ना। तीसरे दिन आया स्टूडेंट, बोलो कौन? चंदेल सेनानायक, जो भी कोई छोटा मोटा था, आया। कान्हा और उनके सैनिकों ने धमाधम फोड़ा। किसको? उस चंदेल को। अब चंदेल अनलिमिटेड, वो सेनानायक जूता खाकर परमर्दी देव चंदेल के दरबार में आया। परमर्दी देव चंदेल ने अपने सेनानायक को कहा ये थोबड़ा सूजा हुआ कैसे है, कहाँ से जूते खा के आए हो? तो सेनानायक ने कहा पृथ्वीराज चौहान की सेना हमारे क्षेत्र में पड़ाव डालने बैठी थी, मैंने उन्हें कहा कि यहाँ से चलते बनो, तो उन्होंने मुझे ही ठोका। तो परमर्दी देव चंदेल ने कहा कैसे गजब के लोग हैं, दूसरे लोगों से अपने ही घर में जूते खा रहे हैं। तब परमर्दी देव चंदेल ने कहा इसका बदला तो जरूर
लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब उधर कान्हा 3 दिन 4 दिन और इंतजार किया कि और कोई आए तो बछड़े। जब कोई भी नहीं आए तो कान्हा आ गए कहाँ? पृथ्वीराज के पास। तो पृथ्वीराज ने कहा कि बताओ युद्ध के परिणाम क्या रहे। तो कान्हा ने कहा अधिपति कौन से युद्ध के परिणाम बताने हैं? तो पृथ्वीराज ने कहा हमने तो आपको एक ही अभियान पर भेजा था। तो कान्हा का नो मुहूर्त 2 के थे, बाई 1 गेट 1। हमने एक और अभियान किया है। पृथ्वीराज जी को पता चल गया कि गिरे लेकर आ गए। सुना नयन? हाँ, काम करने के लिए भेजा एक, दूसरे को ठोक कर आए कौन? कान्हा जी। तो बिल्कुल पृथ्वीराज ने कहा अब दोनों के ही परिणाम बताओ। तो कान्हा ने कहा कि आपने हमें जिस अभियान पर भेजा वो हमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। वापस आए तब रास्ता भटक गए थे और भटक कर चले गए चंदेलों के साम्राज्य में। चंदेलों के साम्राज्य के सेना नायक ने हमें धमकी दी कि पड़ाव उठाओ। हमारे सैनिक घायल थे, इसलिए हमने एक और युद्ध लड़ लिया। तो का घायल सैनिकों के साथ युद्ध लड़ लिया? बिल्कुल। और का ठोक कर आया है चंदेल सेना नायक को। पृथ्वीराज को पता चल गया कि अगला संघर्ष अब हमारा किसके साथ है? चंदेलों के साथ। किसके साथ? अब स्टूडेंट इधर से पृथ्वीराज की भी सेना गई, उधर से परमर्दी देव चंदेल की भी सेना आई। इस परमर्दी देव चंदेल के 2 बड़े विश्वस्त सेना नायक थे, आला और उदड़। कौन थे? अरे बोलो। आला और उदड़ कोई कारणवश नाराज हो गए। किससे? परमर्दी देव चंदेल से। और ये छोड़कर चले गए थे कनौज, क्योंकि परमर्दी देव ने इनका बड़े दरबार में अपमान कर दिया। और जब आला और उदड़ महोबा छोड़कर गए तब ये बात पता चली कनौज के जयचंद गहड़वाल को। किसको? जो प्रतिद्वंदी था, जो दुश्मन था किसका? अब स्टूडेंट जयचंद गहड़वाल ने दोनों योद्धाओं को अपने पास बुला लिया, आला और उदड़ को, क्योंकि वो बहुत बड़े योद्धा थे। जयचंद ने कहा कि अगर आला और उदड़ मेरे पास होंगे तो मैं किसी को भी पराजित कर सकता। अब जब आला और उदड़ उधर महोबा छोड़कर कनौज चले गए तो पृथ्वीराज ने कहा सेना का पड़ाव उठाओ, हम जाएंगे महोबा को जीतने के लिए। तो पृथ्वीराज सेना लेकर आए। इधर से सेना भेजी परमर्दी देव ने। अब परमर्दी देव पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, तब उसे याद आई अपने विश्वस्त सेना नायक आला और उदड़ की। बोलो किसकी? अरे बोलो। हाँ जी, आला और उदड़ की याद आई। तब याद रखना स्टूडेंट, परमर्दी देव चंदेल गया आला और उदड़ के घर पर, उनकी माँ से मिला और माँ को जाकर कहा कि हे माता, मैंने आपके दोनों विश्वस्त पुत्र और योद्धाओं का अपमान किया भरे दरबार में। मैं माफ़ी मांगने आया, मुझे माफ़ कर दो। राजा और सेनानायकों के बीच में तो छोटी मोटी अनबन हो ही जाती, पर योद्धाओं का परम कर्तव्य होता है कि वो अपने साम्राज्य की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करे। इस महोबा साम्राज्य पर दुश्मनों के खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पत्र भेजो अपने पुत्रों को और बुला लो और बचा लो हमारे साम्राज्य को। तब आला और उदड़ की माँ ने पत्र लिखा। किसको? दोनों योद्धाओं को। ज्यों ही पत्र कनौज पहुंचा, कनौज से सैन्य दल लेकर रवाना हो गए। कौन? आला और उदड़। इधर स्टूडेंट तुमुल नामक स्थान पर परमर्दी देव चंदेल की सेना और पृथ्वीराज की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। तभी के युद्ध के दौरान हड़कंप मचा का कुछ ही क्षणों में इस युद्ध में आने वाले हैं योद्धा आला और उदड़। पृथ्वीराज चौहान की सेना में हड़कंप मच गया। सैनिकों ने कहा मौत। कौन आ रही है? बाहुबली मूवी देखी?
बाहुबली की एक बार सेना एकदम घबरा जाती है जब वो कालकेय का एक सेनानायक कटप्पा के सुरक्षा कवच को तोड़ देता है। तब सब सैनिक कहते हैं मौत मौत। ऐसे ही स्टूडेंट खौफ था, योद्धा थे कौन? और आला और उदड़ जिस रण क्षेत्र में लड़ने जाते, अगली सेना उनका नाम सुनकर रण क्षेत्र छोड़कर भाग जाते। इस बात को ध्यान रखना। जब आला और उदड़ के आने की जानकारी मिली तो चौहान सैनिक घबरा गए। तब सेनानायकों ने ये कहा सैनिकों को कि माना कि आला और उदड़ वीर योद्धा है, पर सैनिकों को हमें महोबा को जीतने का ये अच्छा अवसर मिला है। अगर इस अवसर को हमने गवा दिया तो कभी भी हम चंदेलों को पराजित नहीं कर पाएंगे। सैनिकों को कहा, सोचो सैनिकों, वो आला और उदड़ कनौज से चलकर आ रहे हैं, वो थके हुए होंगे। एक योद्धा रण क्षेत्र में तब ही अच्छे तरीके से लड़ सकता है जब वो चुस्त और तंदुरुस्त हो। वो और उनके सैनिक आधे से अधिक थके हुए होंगे। इसलिए रण क्षेत्र में डटे रहो और आने दो, आज मौत का सामना मौत से होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आला और उदड़ अपनी सेना सहित वहां पहुंचे। अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे आला और उदड़, और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और महोबा का युद्ध, तुमुल का युद्ध जीत लिया पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज ने तुमुल का युद्ध जीतने के बाद राजधानी महोबा आए। तब परमर्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज की अधीनता स्वीकार कर ली। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा, परमर्दी देव, तुझसे तो सर्वश्रेष्ठ तेरे योद्धा थे आला और उदड़, जो रण क्षेत्र में बड़ी वीरता से लड़े और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और आज भी याद रखिएगा स्टूडेंट, आबू और उसके आसपास के क्षेत्र में, आबू और आसपास यानी सिरोही के क्षेत्र में आज भी आला और उदड़ के बारे में कहा जाता है कि 12 बरस कुकर जिए 16 बरस सियार, क्षत्रिय जिए 18 बरस बाकी जीवन धिक्कार। इस बात को ध्यान रखिए। ये थे योद्धा कौन? और उसके बाद महोबा का कार्यभार सौंपा पृथ्वीराज चौहान ने आमेर के राजा, कछावाओं के राजा थे जो पृथ्वीराज की तरफ थे, पुंजन राय को। कौन से राय को? अरे बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो। पहले बताओ क्या लिखा? परमर्दी देव चंदेल का दमन। सीधा लिखो, तुमुल का युद्ध, तुमुल का युद्ध, तुमुल का युद्ध। अभी करने ठंडा होगा। तुमुल का युद्ध, ऑब्लिक करके लिखो महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध। राइट नाउ लिख लिया? 1182, 1182 लिख दिया? लिखो, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस परमर्दी देव चंदेल। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल से एरो निकाल कर लिखो स्टूडेंट। कितने सेनानायक थे? बिल्कुल लिखो, एरो निकाल कर सेनानायक आला और उदड़। आला और उदड़ लिख दिया। परिणाम में लिखो, किसकी विजय?
बिल्कुल लिख दो, पृथ्वीराज की विजय। पृथ्वीराज की विजय। पृथ्वीराज की विजय। नेक्स्ट लिखो, पृथ्वीराज ने महोबा का कार्यभार, पृथ्वीराज ने महोबा का कार्यभार किसको? पुंजन राय, पुंजन राय पुंजन राय को सौंपा। महोबा का कार्यभार पुंजन राय को सौंपा, लिख लिया। तथा परमर्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज की अधीनता स्वीकार की। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके। पृथ्वीराज, परमर्दी देव ने पृथ्वीराज की क्या स्वीकार की? अधीनता। बस ये हो गया आपका किसका? महोबा के चंदेलों का दमन। अब हेडिंग डालो आगे। हाँ, गुजरात वाला मामला पता है तुम्हें? अरे पता है ना, गुजरात का भीमदेव था जिसने मारा था पृथ्वीराज के किसको? पिता को, सोमेश्वर को। तो बताओ क्या पृथ्वीराज अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं लेगा? और क्या भीमदेव वापस बदला नहीं लेगा? क्योंकि भीमदेव के साथ, तो बताओ संघर्ष दोनों के बीच में वापस होगा कि नहीं होगा? कारण कितने बने? 4। 2 कारण तुम्हें पता है, 2 कारण पता नहीं है, वो सुनो। एक था साम्राज्य विस्तार नीति, तीसरा कारण बड़ा गजब का था, जानना चाहोगे? सुनो। स्टूडेंट, एक दिन भीमदेव बैठे बैठे इंस्टाग्राम पे रील्स चला रहे थे, रील्स देख रहे थे। तब एक रील्स देखी, उस रील्स के अंदर एक राजकुमारी दिखी उन्हें। क्या दिखी? राजकुमारी बड़ी फूट रही थी, बड़ी अच्छी लगी किसको? भीमदेव को। तो भीमदेव ने अपने सैनिकों को कहा, पता लगाओ ये सौंदर्यवती राजकुमारी कौन है, कहाँ की है। देखो बेटों को, राजकुमारी का नाम आते ही चेहरे खिलखिलाने लगे बेटों के। मिलेगी तुम्हें भी राजकुमारी अगर जॉब लगेगी तो, वरना गांव के बाहर मंदिर बने, मंदिर नहीं, हाँ इस बात को ध्यान रखना। और नीचे लिखा जाएगा श्री श्री 1008 माननीय श्री पितरदेव। सावधान रहे और पितर बनने से बचे रहे, नहीं बचे के बचे रहे, इसका मतलब बनना तो है ही है। सुनो और समझो अच्छे से स्टूडेंट, मतलब सुनो। बिल्कुल भीमदेव ने कहा कि जाओ इस राजकुमारी का पता लगाओ। तो बिल्कुल पता लगाया गया, तो पता चला कि ये राजकुमारी कोई और नहीं, आबू के राजा जैत्र सिंह की पुत्री है। किसकी? और बताओ जैत्र सिंह पर अटैक किसने किया था? भीमदेव ने किया था। तो भीमदेव ने अब संदेश भेजा जैत्र सिंह जी को, सैनिकों को भेजा कि जो गलती हुई सो हुई, अब धोख देता है। तो बिल्कुल स्टूडेंट सैनिक आए किसके पास? जैत्र सिंह के पास। और जैत्र सिंह को आकर कहा, भीमदेव आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट मना कर दिया। किसने? आप खुद बताओ, क्या जैत्र सिंह विवाह करेंगे क्या अपनी पुत्री का? क्यों? क्योंकि उनके प्रिय मित्र का हत्यारा था कौन? भीमदेव। जैत्र सिंह ने कहा कि जाकर भीमदेव को कह देना कि वो मर जाएगा ना
तो भी उसके साथ हमारी पुत्री का विवाह नहीं होगा। इसके लिए भले ही हमें युद्ध लड़ना क्यों नहीं पड़े। वापस सैनिक गए, अब सैनिक जाएंगे तब तक टाइम लगेगा। इधर देखो जैत्र सिंह जी क्या सोचते हैं। जैत्र सिंह को पता था कि भीमदेव चुप बैठने वाला, मना किया है तो वो आक्रमण करेगा। क्यों नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह अपने मित्र के हत्यारे के साथ नहीं करके अपने मित्र के पुत्र के साथ कर दूं। संदेश भेजा कौन से राज को? पृथ्वीराज को। और पृथ्वीराज को कहा हमारी पुत्री इच्छा कौरी, कौन सी कौरी? इच्छा कौरी से विवाह करना चाहता है गुजरात का भीमदेव। और भीमदेव तो दुश्मन थे पृथ्वीराज के, और हम भीमदेव के साथ विवाह करना, हम विवाह अपनी पुत्री इच्छा का आपके साथ करना चाहते। पृथ्वीराज ने कहा बिल्कुल हम विवाह करेंगे, क्योंकि दुश्मन का नाम आया था। पृथ्वीराज गए और इच्छा कौरी से विवाह करके इच्छा कौरी को लेकर आ गए। अब सुनो और समझो, उधर सैनिक गए किसके पास? और भीमदेव को जाकर कहा कि जैत्र सिंह ने मना कर दिया, वो अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ नहीं करेंगे। तो भीमदेव ने कहा कोई बात नहीं, हम वो योद्धा है जो एक बार कोई भी चीज हमें पसंद आ जाती है तो उसे मांगते हैं, और मांगने पर नहीं मिलती है तो हम उसे का सेना का पड़ा उठाओ का। तो सैनिक उनका कहा क्यों? कहा आपकी इच्छा इच्छा ही रह गई, और इच्छा पूरी हो गई। किसकी? जब पता चला कि इच्छा कौरी का विवाह हुआ कौन से राज से? बोलो। हाँ, पृथ्वीराज से। किससे? पृथ्वीराज से। तो भीमदेव के हालात बदल गए। पृथ्वीराज से विवाह की बात जब पता चली तो भीमदेव ने कहा हमारी इच्छा ही रह गई। पृथ्वीराज तुम्हें ये दुश्मनी महंगी पड़ेगी। तो बताओ कारण कितने हुए? नंबर फर्स्ट, पृथ्वीराज अपने पिता की मौत का बदला। नंबर सेकंड, भीमदेव अपने 7 चाचाओं की मृत्यु का बदला। नंबर 3, आबू की राजकुमारी इच्छा कौरी। नंबर 4, साम्राज्य विस्तार नीति। पर सुनो, सुनना और समझना। स्टूडेंट, दोनों के बीच में कई युद्ध हुए छोटे मोटे हैं। किन किन के बीच में? भीमदेव कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था, कान खोल के सुन लेना, पृथ्वीराज के टक्कर का था। इसी भीमदेव ने मोहम्मद गोरी को आबू की पहाड़ियों में दौड़ा दौड़ा कर फोड़ा। कान खोल के सुन लेना, बिल्कुल फैक्ट है। तो सोचो, मोहम्मद गोरी जो एक विदेशी आक्रांता था उसे पराजित किया, तो क्या भीमदेव छोटा योद्धा था क्या? तो दोनों के बीच में खूब सारे युद्ध हुए। तो एक बार क्या हुआ, भीमदेव ने अपना एक सेनानायक भेजा जगदेव को। किसको? ये जगदेव वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये जगदेव प्रतिहार है। कौन है? जगदेव प्रतिहार को कहा कि जाओ पृथ्वीराज पर अटैक करो। जगदेव लपके लेने के लिए आया, पृथ्वीराज की सेना ने दे धमाधम फोड़ा। किसको? और जगदेव की गुद्दी पकड़कर लेकर आए किसके पास? पृथ्वीराज के पास। तो पृथ्वीराज ने पूछा वो आर यू? तो कहा माय नेम इज जगदेव। तो पृथ्वीराज ने कहा आई डोंट, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब उसने कहा सेना नायक ऑफ भीमदेव। तो पृथ्वीराज ने कहा लड़ाई मेरी भीमदेव की, तू लपके लेने। पृथ्वीराज ने कहा इनको जेल में डालो और स्वैग से स्वागत करो। बॉलीवुड का एक गाना है 47 वेट कुड़ी दा। क्या है? पर यहाँ कुड़ी नहीं, कूड़ा था। तो ये कूड़ा जब आया था तो इसका वेट 47 था। पृथ्वीराज ने उसकी इतनी खातिरदारी की कि ये कूड़ा 74 हो गया था। मतलब इतना भयंकर फोड़ा, पहचान में नहीं आ रहा था कौन।
तब जगदेव की हद से भी ज्यादा फुड़ंती निकली जेल खाने के अंदर। तब जगदेव ने कहा हम आपके राजा पृथ्वीराज से मिलना चाहते हैं। तो जगदेव को लेकर आए पृथ्वीराज के सामने। अब जगदेव का मुंह पूरा सूजा हुआ, बॉडी पूरी सूजी हुई। जगदेव ने धीरे से कहा पृथ्वीराज को, हे अधिपति, हमने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप दुश्मन को अगर अपनी गलती का एहसास हो तो उसे माफ कर दो। हमसे भी गलती हुई, हमें माफ कर दो। पृथ्वीराज ने कहा कभी भी हमारे साम्राज्य के सामने आंख उठाकर देखोगे? तो जगदेव ने कहा आप आंख उठाने की बात करते हो, हम ऐसे नजरें झुकाकर चलेंगे? घर में भी कभी भी यूं आंख नहीं उठाएंगे। बिल्कुल छोड़ दिया गया। किसको? बोलो। जगदेव अनलिमिटेड जूते खाकर किसके पास आया? तो भीमदेव के जो जहां दरबार था, दरबार के बाहर पहरेदारों ने रोक दिया। किसको? क्योंकि जगदेव पहचान में नहीं आ रहा था। हाँ, गया था तब स्लिम एंड फिट था, आया था तब एकदम गजब का हो रखा था। तो पहरेदारों ने कहा कौन हो तुम, रुक जाओ। तो वो उसने कहा मैं हूं जगदेव प्रतिहार। का जगदेव जी आप कहाँ? का क्या हुआ कि तुम्हें बताने की जरूरत है, मैं अंदर जा रहा हूं। आए किसके पास? भीमदेव के पास। भीमदेव ने कहा वो आयु। अब जगदेव ने कहा किस किस को बताऊं मैं? तब जगदेव ने धीरे से बोला जग्गू जग्गू। क्या कहा? क्योंकि जूते अनलिमिटेड पड़े हुए थे, वो इतना जोर से बोल नहीं सकता कि मैं जगदेव प्रतिहार हूं, इसलिए उसने इतना ही बोला जग्गू। तो भीमदेव ने कहा जगदेव और तुम्हारी यह हालत? कहा किसने की? कहा पृथ्वीराज ने। कौन से राज ने? का पृथ्वीराज ने। तो जगदेव को देखकर भीमदेव ने कहा तुम्हें देखकर हमें हमारा भी भविष्य दिख रहा है, आपसे विनती है कि हमारा पृथ्वीराज के साथ करवा दो, जोता ही जोता। तब जगदेव ने कहा ए भाई ये थोड़ा रुक यार, सही होने दे। अभी गया और उनकी ओर सटक गई तो मुझे और फोड़ेंगे। तो थोड़े दिन रुका। कौन? बोलो। बिल्कुल एकदम तैयार हुआ, वापस आया किसके पास? पृथ्वीराज के पास समझौते का प्रस्ताव लेकर। तो पृथ्वीराज ने वापस जगदेव को देखा था, वो आर यू, क्योंकि अब के वापस सही हो गया था। तो जगदेव ने कहा जगदेव प्रतिहार। कहा जगदेव वाओ, कौन सी जिम ज्वाइन की, स्लिम और फिट? आप तो 74 वेट के थे, वापस 47 हो गए। तो कहा सही है। तो कहा बताओ कैसे आना हुआ? तब कहा कि भीमदेव आपसे लड़ना नहीं चाहते, आपके साथ करना चाहता है समझौता। तब पृथ्वीराज ने कहा कि दुश्मन अगर समझौता करना चाहता है तो हम समझौते के लिए तैयार है। पृथ्वीराज और भीमदेव के मध्य समझौता कराने वाले का नाम याद रखना, जगदेव प्रतिहार। भूल जाओ तो करना जग्गू जग्गू। समझ में आया ना? अरे आया ना? और यही जानकारी मिलती है एक शिला लेख में, जो बीकानेर के अंदर मिला, चारलू शिला लेख। कौन सा? लिख लो जल्दी से, हेडिंग डालो, गुजरात लिख दो सीधा, चालुक्य चौहान समझौता। हेडिंग डाल दो चालुक्य चौहान समझौता। चालुक्य चौहान समझौता। चौहान समझौता लिख दिया। आगे लिखो स्टूडेंट, सीधा लिखो जगदेव प्रतिहार ने भीमदेव द्वितीय व
पृथ्वीराज के मध्य ग्यारह सौ 87 ईस्वी में समझौता करवाया। समझौता करवाया। इस समझौते की जानकारी चारलू शिलालेख कोष्टक में लिखो बीकानेर में मिलती है। चारलू शिलालेख बीकानेर में मिलती है। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? तो बताओ चौहान चालुक्य संघर्ष समाप्त। अब स्टूडेंट जयचंद गढ़वाल के साथ संघर्ष होगा किसका? पृथ्वीराज चौहान का। तो आप में से मुझे कोई बताएगा कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में संघर्ष क्यों हुआ? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में संघर्ष क्यों हुआ? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। अरे बताओ। हाँ, पीछे शांतिलाल खड़ा। हाँ, जो क्यों? कौन सा विवाह किया? इधर मत कमीन कहेगा। हरण विवाह किसे कहते पता है? तो तूने क्या बोला? अब बताओ, कमीना 3rd ग्रेड में बन गया टीचर तो बच्चों को कहेगा। स्टूडेंट कान खोल के सुन लेना, पृथ्वीराज ने न तो कोई हरण विवाह किया, ना हट विवाह किया, ना प्रेम विवाह किया। वो गंधर्व विवाह था कि हरण विवाह किया। हरण का मतलब समझता है? हरण का विवाह होता है कि अगले वाले की बिना इच्छा के उसे जबरदस्ती उठाकर लेकर जाना और विवाह करना, उसे कहते हैं हरण विवाह। दुष्टी कहीं का। तू एक बार भेरू जी के जाके फेरी दे के आ। एक दिन पता नहीं इसके इरादे ही सही नहीं है। निवस्त्र तेरे में मोहम्मद सा रंगीला के लक्षण है। चलो सुनो स्टूडेंट, पहले सुन लो। हमेशा कभी भी कोई भी राजाओं के बीच में संघर्ष होता है ना, तो संघर्ष का कारण जानो। नंबर फर्स्ट कारण था कोई सहयोगिता कारण नहीं था, कारण था दिल्ली को लेकर संघर्ष। जयचंद गढ़वाल दिल्ली का राजा बनना चाहता था, पर दिल्ली का अधिपति बनने में सफल हो गए कौन? पृथ्वीराज। जब पृथ्वीराज दिल्ली के राजा बन गए, तब जयचंद ने कहा कि पृथ्वीराज तुम राजा भले ही बन जाओ, दिल्ली के अधिपति बन जाओ, पर ज्यादा दिनों तक तुम्हें शासन करने नहीं दूंगा। तो मुख्य जो संघर्ष हुआ वो किसको लेकर आया? अब सुनो दूसरा कारण, जो अच्छे से सुनना स्टूडेंट। दूसरा कारण क्या बना, उसके लिए छोटी सी कहानी सुनो। जयचंद गढ़वाल कनौज के राजा थे, और जयचंद गढ़वाल भी बहुत बड़े योद्धा थे। कनौज हर चीज से परिपूर्ण साम्राज्य था। कनौज की जनता भी बड़ी खुश थी। कनौज के राजा जयचंद गढ़वाल ने अपने साम्राज्य में घोषणा की कि राजसूय यज्ञ का आयोजन कराएगा ये जयचंद गढ़वाल।
जब राजसूय यज्ञ के बारे में पुरोहितों को, ऋषि मुनियों को पता चला, तो पुरोहित और ऋषि मुनि आए किसके पास? जयचंद के पास। और जयचंद को आकर कहा तुम राजसूय यज्ञ का आयोजन नहीं कर सकते। तो जयचंद ने कहा मेरे साम्राज्य में किस चीज की कमी है जो मैं राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता? तो ऋषि मुनियों ने, पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने कहा का राजसूय यज्ञ तब ही संपन्न माना जाएगा जब चहु दिशाओं के, चारों तरफ साम्राज्यों के राजा इस यज्ञ में शामिल होंगे तब। तुम सबको बुला लोगे, तुम्हारे प्रतिद्वंदी है पृथ्वीराज चौहान, उनको तुम बुलाओगे नहीं। और एक भी योद्धा अगर इस राजसूय यज्ञ में नहीं आया तो ये राजसूय यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। ये बात किसने कही? ज्योतिषों ने, पंडितों ने, ऋषि मुनियों ने, पुरोहितों ने कही। जब ये बात कही तो जयचंद गहड़वाल ने सोचा कि राजसूय यज्ञ का आयोजन तो मैं कराऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। जयचंद गहड़वाल ने ऋषि मुनियों और पुरोहितों को कहा तुम राजसूय यज्ञ की तैयारी करो, होगा राजसूय यज्ञ। तो पूरे साम्राज्य को पता था कि प्रतिद्वंदी है पृथ्वीराज, और कौन? जयचंद। तो सबको तो यही आभास हुआ कि पृथ्वीराज आएंगे और संघर्ष होगा, देखने को कुछ मिलेगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल सुनना और समझना, जयचंद ने इसका तोड़ निकाल दिया था। जयचंद ने कहा हम मरना पसंद करेंगे पर पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजेंगे। किसका? राजसूय का। और पृथ्वीराज उपस्थित भी होंगे किसमें? राजसूय यज्ञ में। हम उनकी एक मूर्ति बनाएंगे और मूर्ति द्वारपाल के रूप में बनाएंगे, और जहाँ राजसूय यज्ञ का आयोजन होगा उस राजसूय यज्ञ के मंडप के द्वार पर मूर्ति रखेंगे। किसकी? अब पृथ्वीराज मूर्ति रूपी उपस्थित होंगे राजसूय यज्ञ में, और हमारा यज्ञ सफल होगा। अब सुनो और समझो। पृथ्वीराज चौहान की बिल्कुल मूर्ति बनवाई गई द्वारपाल के जैसे। जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। संयोगिता ज्ञान में तो निपुण थी ही थी, उसे युद्ध का ज्ञान देने के लिए भी बाहर से गुरु आते थे। तो आपको पता है जिस चीज की शिक्षा दी जाएगी उसी से रिलेटेड उदाहरण भी दिए जाएंगे। तो जो युद्ध की शिक्षा देते थे संयोगिता को उस समय उदाहरण देते थे पृथ्वीराज चौहान की विजयों का, क्योंकि चहु दिशाओं में विजय लहरा रही थी। बताओ किसकी? बोलो। हेलो, हाँ आ रहा हूं। ब्रेक है तुम्हारा, वापस आ जाओ फिर पढ़ेंगे, ठीक है?